तो वेलकम, स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है एनिग्मेटिक अल्केमिस्ट। इसमें पढ़ने वाले हैं ऑक्सीजन द लाइफ सपोर्टिंग गैस। क्या है? ऑक्सीजन एक लाइफ सपोर्टिंग गैस है। ऑक्सीजन बनाती है 21% एयर का। ठीक है, यानी 21% हमने ओ, तो हमने पिछले वीडियो में देखा था 21% मतलब ये तकरीबन 10 में से 2 हिस्सा एयर का सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही होता है। इट इज द मोस्ट एसेंशियल गैस फॉर सर्वाइवल। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा एसेंशियल यानी इंपॉर्टेंट गैस है सर्वाइवल के लिए, हर जिंदा चीज के। ठीक है, चाहे कोई सी भी जिंदा चीज हो, उसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती ही है, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो या हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी कि छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको सिर्फ हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इट हैज टू की रोल्स, तो इसके पास दो की रोल्स होते हैं। पहला क्या है? ऑक्सीजन सपोर्ट रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। ठीक है, तो यानी कि ऑक्सीजन क्या करता है? सपोर्ट करता है रेस्पिरेशन को। बगैर ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन नहीं हो सकता, यानी रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना। ऑक्सीजन सपोर्ट करता है कंबशन को, यानी बगैर ऑक्सीजन के कंबशन नहीं हो सकता, यानी बढ़ नहीं सकती कोई चीज, अगर वो कार्बन से बनी हो या कोई भी। है ना? तो इस पॉइंट को थोड़ा डिटेल में देखते हैं यहाँ पे। ऑक्सीजन सपोर्ट रेस्पिरेशन, तो वो किस तरह से ऑक्सीजन को सपोर्ट करता है। ओके, तो ऑक्सीजन किस तरह सपोर्ट करता है रेस्पिरेशन को? जितने कोई भी जिंदा चीज हो, ऑल लिविंग इंक्लूडिंग ह्यूमंस, तो कोई भी जानवर हो, इंसान को इंक्लूड करते हुए उसको ऑक्सीजन की जरूरत ही होती है, ताकि वो रिलीज कर सके एनर्जी को अपने फूड से, यानी अपने खाने से, जो भी उसने खाया है उसको वो ब्रेक डाउन कर सके। ठीक है, ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज कर सके, और उस ब्रेक डाउन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती ही है। अब इस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो हमारे में दो तरह की रेस्पिरेशन होते हैं, एन एरोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, दोनों तरह के रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स में हो सकते हैं। ठीक है, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, लेकिन जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट मस्ट है। तो ह्यूमंस एंड लैंड एनिमल्स, इंसान और जो जमीन पे रहने वाले जानवर होते हैं, उनके पास लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं। ठीक है, फड़फड़ाने के लिए नहीं, बल्कि सांस लेने के लिए। ठीक, तो फिश एंड अदर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म ब्रीथ थ्रू गिल्स व्हिच एक्सट्रैक्ट डिसॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। अब ये जो फिश होती हैं और दूसरे एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सांस लेते हैं कैसे? गिल्स के जरिए। ठीक है, जो कि ऑक्सीजन को, जो डिजोल्व ऑक्सीजन होता है उसको बाहर निकलवाते हैं वाटर से। ठीक, तो गिल्स थोड़े इस तरह से दिखते हैं, यहाँ पे होते हैं गिल्स फिश के। ठीक है, और ये थोड़ा इसका अंदर का स्ट्रक्चर है। इस गिल को जूम आउट करके हमने यहाँ दिखा दिया। अब ये जो कांटे से नजर आ रहे हैं ना, तो इनको बोलते हैं गिल रैकर्स। ठीक है, अब ये गिल रैकर्स, ये कांटे लगे होते हैं इससे। ठीक, इस पे लगे होते हैं, जिसका नाम होता है गिल आर्च। ठीक, अभी गिल आर्च जुड़ा होता है हमारे इन गिल फिलामेंट से। ठीक है, ये गिल फिलामेंट से जुड़ा होता है, जहां से ही ऑक्सीजन इसको वो वाटर इसको पार करते हुए जाता है। ठीक है, और फिर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये इसका साइड व्यू है, ये इसका टॉप व्यू है, यानी ऊपर से देखेंगे तो इस तरह से देखेंगे। सबसे पहले होते हैं कांटे, यानी जिन्हें बोलते हैं गिल रैकर्स, उसके बाद गिल आर्क, और ये गिल फिलामेंट। ठीक है, ये होता है गिल फिलामेंट। और ये जो लाइन सी नजर आ रही है यहाँ पर भी और इस पर भी, इसको बोलते हैं लामेला। और अब आते हैं अर्थवॉर्म्स और फ्रॉग्स। ये ब्रीथ करते हैं इन कैसे? अपनी मॉइस्ट स्किन से, यानी अपनी स्किन से ही सांस ले लेते हैं। ठीक है, मॉइस्ट मतलब गीली सी स्किन। इंसेक्ट सांस लेते हैं किसके जरिए? थ्रू टाइनी होल्स, छोटे होल्स के जरिए। ठीक है, जिनको बोलते हैं स्पाइरिकल्स। क्या बोलते हैं इन्हें? स्पाइरिकल्स। ठीक, स्पाइरिकल ये
थोड़े होल टाइप के होते हैं, वो यहाँ पे, ठीक, एब्डोमेन के इलाके पे या इस तरह के होते हैं स्पाइरिकल्स। ये है हमारा ग्रास हॉपर, ठीक है, ग्रास हॉपर भी यहाँ पे ही होते हैं, और कॉकरोचेस के भी यहाँ पे ही होते हैं इस तरह से, एब्डोमेन, ठीक है, यहाँ पे ये होते हैं एब्डोमेन का कॉकरोचेस के, और यहाँ होते हैं उनके स्पाइरिकल्स, ठीक, इस तरह से। और तो अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वाटर बिकम्स टू पॉल्यूटेड, जब पानी बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है या फिर गर्म हो गया, है ना, बर्दाश्त से बाहर वाला गर्म हो गया, तो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है उसमें से कम होने लगता है, ड्रॉप होने लगता है, ठीक, जिसकी वजह से जो फिश होती हैं वो सफोकेट कर जाती है, यानी वो जिस तरह से हम सांस नहीं ले पाते हैं ना धुएं के अंदर, सफोकेट होने लगती है, घुटन होने लगती है, इसी तरह से मछलियों को भी घुटन होने लगती है और वो मर भी सकती हैं, जिसको बोलते हैं हाइपॉक्सिया। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हाइपॉक्सिया, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट को देखते हैं, ठीक। दूसरे पॉइंट पर उसका नाम है ऑक्सीजन सपोर्ट कम्बशन, ठीक। तो ऑक्सीजन किस तरह सपोर्ट करता है यानी मदद करता है कम्बशन में, ठीक, यानी जलाने में, जलने में। ऑक्सीजन एसेंशियल होता है बर्निंग के लिए, अगर किसी चीज को हमें जलाना है तो ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, ठीक है, उसकी जरूरत हमें पड़ेगी। बगैर ऑक्सीजन के फायर सस्टेन नहीं रख हो सकती, है ना, यानी कि अपने आप को बरकरार नहीं रख सकती फायर, जलती नहीं रह सकती। तो जब एक कैंडल को हम जलाते हैं ऑक्सीजन का यूज करके, ठीक है, अगर उसको हमने कवर कर दिया तो क्या होगा, वो बुझ जाएगी, है ना, जैसे इस एक्टिविटी में हमने करा है, ठीक है। एक प्लेट ली हमने, ये रही, अब प्लेट के ऊपर हमने एक जलती हुई कैंडल रख दी, अब उस जलती हुई कैंडल के ऊपर हमने एक ग्लास जार रखा, ठीक है, ग्लास जार रखेंगे, थोड़ी देर के बाद वो जो जार, मतलब जो जार के अंदर ऑक्सीजन होगी वो खत्म हो चुकी होगी, है ना, क्योंकि हमारी जो आग है ना उसको यूज कर रही होगी, जो कैंडल वैक्स है वो इन इसके अंदर जो ऑक्सीजन भरा है उसको यूज करके जल रही होगी, जब वो पूरा यूज हो चुका होगा उसके बाद ये कैंडल बुझ जाएगी, ठीक, यही हमने वो चीज लिखी है। जो कैंडल होगी वो पहले हल्की होगी, हल्की होगी, उसके बाद वो बुझ ही जाएगी, ठीक है। तो ये प्रूव करता है कि ऑक्सीजन इसेंशियल है बर्निंग के लिए, ठीक, एक बार ये ऑक्सीजन पूरा हो गया, कंप्लीट खत्म, ठीक। हाँ, तो दिस इज व्हाई ग्लोइंग ऑन एम्बर्स टू सप्लाई मोर ऑक्सीजन मेक अ फायर बर्न फैक्टर। इसीलिए जब अंगारे होते हैं ना, यानी जो शोले होते हैं, वो फिल्म शोले वाली नहीं, जो रियल वाले शोले होते हैं, ठीक है, यानी कोयले कोयले वाले ना, इन कोयलों में जब हम जलाते हैं तो इनमें से आग निकलती है और ये रेड हॉट पड़ जाती है, तो वही एम्बर कहलाते हैं, ठीक है। जब एम्बर पे हम फूंक मारते हैं तो वो और जो है फूंक के मतलब जब उसको हम ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं ब्लो करके, ठीक है, अ, किसी ब्लोअर से, है ना, ये फूंक मार के भी कर सकते हैं, पंखा चला के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसकी अब इन पंखा चलाने की वजह से या एयर ब्लो करने की वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ेगी, जिसकी वजह से वो फायर है ना और ज्यादा अच्छी तरह से बर्न करेगी, ब्राइट तरीके से बर्न कर, यानी जलेगी। तो हमारे जो फायर फाइटर होते हैं ना वो यूज करते हैं, इसी चीज का इस्तेमाल करते हैं, इसी चीज का एडवांटेज उठाते हैं कि उनको पता होता है ऑक्सीजन की जरूरत रहती है, किसकी, ऑक्सीजन की जरूरत रहती है फायर को जलाने के लिए, तो ऑक्सीजन ही नहीं होगा तो फायर नहीं जलेगी, तो वो क्या करते हैं, कट ऑफ कर देते हैं ऑक्सीजन की सप्लाई को, ठीक है, जिसकी वजह से फायर बुझ जाती है ना, एक्सटिंग्विश हो जाती है, नहीं बुझ जाती है। अब इसीलिए वो इस काम को करने के लिए CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं या फिर रेत का काम करते हैं, तो ये दोनों ऑक्सीजन सप्लाई को कट कर देती है, जिससे हमारी आग बुझ जाती
तो अब आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इन एयर पे। कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है 0.04% ऑफ एयर, ठीक है। यानी कि 4 में से मान लिए 100 में से 4 हिस्सा एयर, 100 में से 4 हिस्सा एयर का क्या होता है, CO2। ये बहुत ज्यादा कम होती है, ठीक है। ये क्या है, बहुत ज्यादा कम है, स्मॉल है, लेकिन इसके बावजूद भी ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल अदा करती है, यानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है नेचर में। तो ये जानते हैं भाई, तो किस तरह से CO2 ऐड हो जाती है किसमें, एयर, है ना। तो CO2 ऐड हो सकती है रेस्पिरेशन के जरिए, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक्सेल करते हैं, यानी CO2 को रिलीज करते हैं एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। कब, जब रेस्पिरेशन करते हैं वो। और रेस्पिरेशन क्या था, ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके अपने फूड में से एनर्जी को निकलवाना, ये क्या था, रेस्पिरेशन था। तो अब रेस्पिरेशन का जो बाय प्रोडक्ट है वो CO2 है, ठीक है। तो इस तरह CO2 एनवायरमेंट में आ जाता है। अब CO2 कंबशन से भी आता है, ठीक। कंबशन क्या होता है, बर्निंग ऑफ वुड, कोल, पेट्रोल और दूसरे भी फ्यूल प्रोड्यूस, है ना, फ्यूल्स, जो जितने भी अदर फ्यूल्स हैं उनको जलाना, वो कंबशन कहलाता है। अब कंबशन से प्रोड्यूस होता है CO2, ठीक। क्या प्रोड्यूस होता है, CO2। और CO2 यहाँ से भी आ जाती है एनवायरमेंट में। अब डिकम्पोजिशन से भी आती है एनवायरमेंट के अंदर CO2। कैसे, जब डेड ऑर्गेनिज्म और प्लांट एनिमल्स जो मरे हुए, मर जाते हैं एनिमल, वो सड़ने लगते हैं, डिके होने लगते हैं। अब डिके होने के बाद वो रिलीज करते हैं CO2, ठीक है। जैसे जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही इन प्लांट और एनिमल को डिके करते हैं, जिनको बोलते हैं हम डिकम्पोजिशन, जिनको बोलते हैं हम डीकम्पोजर्स, है ना। क्या बोलते हैं उन्हें, डीकम्पोजर्स बोलते हैं, ऐसे डीकम्पोजर्स, ठीक है। तो डीकम्पोजर्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डेड और डिके प्लांट और एनिमल को खाते हैं, ठीक है, और खाने के बाद रिलीज करते हैं CO2। वॉल्केनिक एक्टिविटीज से भी रिलीज होती है लार्ज अमाउंट में CO2, ठीक है। और हमारे व्हीकल से तो निकलती है। तो अब ये रिमूव कैसे होती है एयर में से, तो ये रिमूव होती है फोटोसिंथेसिस से, और रिमूव होती है डिसॉल्व होकर ओशन के अंदर। फोटोसिंथेसिस से कैसे, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो एब्सॉर्ब करते हैं CO2 को एयर से, और यूज करते हैं उसको फूड बनाने के लिए, ठीक है। और यही प्राइमरी तरीका है जिससे CO2 रिमूव हो पाती है, ठीक है, एटमॉस्फेयर से। क्योंकि प्लांट बहुत ज्यादा होते हैं ना, तो प्लांट क्या करते हैं, CO2 को इनटेक करते हैं, O2 निकालते हैं, ठीक, फोटोसिंथेसिस के दौरान, ठीक। तो फोटोसिंथेसिस कैसी प्रोसेस है, ये जिसके अंदर CO2 यूज होती है और H2O यूज होता है, और ये सनलाइट के प्रेजेंस में होती है ना। और यहाँ पे क्लोरोफिल, ये सबसे ज्यादा मेन कैटलिस्ट है, क्लोरोफिल, ठीक। और बनती है हमारे पास क्या, C6H12O6। ये क्या है, ये है ग्लूकोज, है ये ग्लूकोज, ये ग्लूकोज बनता है। और यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट बनता है हमारे पास O2 और H2O, ठीक। ये ठीक, ये वेस्ट प्रोडक्ट मिलते हैं हमें इस ग्लूकोज के साथ। यही ग्लूकोज क्या होता है, ये फूड होता है प्लांट का, है। तो बाद में ये ग्लूकोज जो है स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, जब ये प्लांट यूज नहीं कर रहा होता तब, ठीक। यही ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है प्लांट के अंदर, जब ये यूज नहीं करता। तो ये होती है फोटोसिंथेसिस, ठीक। अब डिसॉल्व इन ओशन, तो ये ओशन के अंदर CO2 डिसॉल्व हो जाती है। ओशन क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में CO2 को एटमॉस्फेयर से। कैसे, CO, क्योंकि अब यहाँ पे बहुत सारे ओशन के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको CO2 की जरूरत पड़ती है, ठीक है।
और बहुत ज़्यादा मरीन प्लांट्स जो होते हैं, वो भी CO2 को एक्वायर करते हैं, ठीक है? यानी उनको CO2 चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ठीक? तो इस तरह से ओशन भी एब्ज़ॉर्ब कर लेता है एटमॉस्फेयर से CO2। तो आते हैं CO2 एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो CO2 क्या है? CO2 क्या है? CO2 है एक ग्रीन हाउस गैस। ये क्या करती है? ये ट्रैप करती है, यानी फंसा लेती है किसे? हीट को, ठीक? हीट को यानी असल में इंफ्रा रेड रेडिएशन को, ठीक है? किसको? IR रेडिएशन भी बोलते हैं और इंफ्रारेड रेडिएशन भी बोलते हैं। इनको ट्रैप कर लेती है, जो कि सन से आ रहे होते हैं, ठीक है? अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ रहे होते हैं, उनको ट्रैप कर लेती है, फंसा लेती है, जिसकी वजह से वो रख पाती है हमारे प्लेनेट को वार्म उतना ही जितना जिंदगी के लिए जरूरी है ना? लाइफ के लिए, यानी जिंदगी को सस्टेन करने के लिए जितना जरूरी टेम्परेचर है, उसको बरकरार रख पाती है हमारी अर्थ CO2 के जरिए, ठीक? लेकिन जब ये CO2 बहुत ही ज्यादा एक्सेस में हो जाती है, ठीक? कैसे एक्सेस में हो जाती है? कैसे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है? फॉसिल फ्यूल के जलाने से, ठीक है? जैसे कोल, पेट्रोल, डीजल, इन सबको जलाने से CO2 इंक्रीज होने लगती है, CO2 का लेवल भी इंक्रीज होने लगता है, ठीक है? अब क्या होगा? अब जब ये CO2 का लेवल इंक्रीज होगा, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होगी? ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है टेम्परेचर का बढ़ना। किसके टेम्परेचर का बढ़ना? अर्थ के एवरेज टेम्परेचर का बढ़ना, ठीक है? यानी एवरेज अर्थ का एवरेज टेम्परेचर मान लिए हर जगह कुछ ना कुछ होता है, पोल्स का कुछ होता है, कश्मीर का कुछ होगा और कन्याकुमारी का कुछ होगा, ठीक है? ऐसे ही नॉर्थ पोल का, साउथ पोल का, इक्वेटर का, हर जगह पे टेम्परेचर अलग होता है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं? एक एवरेज ओवरऑल टेम्परेचर निकालते हैं। अगर वही बढ़ गया होता है तो उसको बोलते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग, ठीक? अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होती है मेल्ट। क्या होती है मेल्ट? ग्लेशियर मेल्ट, ठीक है? ग्लेशियर मेल्ट होते हैं। अब ग्लेशियर जब मेल्ट होते हैं, तो जो सी लेवल है वो बढ़ने लगता है। ग्लेशियर मेल्ट होने की वजह से सी लेवल बढ़ने लगा। अब जब सी लेवल बढ़ा, तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन हमको झेलनी पड़ी, ठीक है? एक्सट्रीम वेदर कंडीशन या वेदर इवेंट्स का है, जैसे कि फ्लड आना, ठीक है? और हाई टाइड और लो टाइड, वो तो होती हैं, वो तो मून की वजह से होती थी, सॉरी। तो जैसे फ्लड का आना और बारिश का अनइवन अनइवन तरीके से आना, ठीक? कहीं ज्यादा बरसना, कहीं बहुत कम बरसना, ठीक? ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होने लगता है, और इसीलिए ये बहुत ही बड़ा एक चैलेंज है हमारे लिए कि हम इसको किस तरह से कम करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें।